हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को सिलेबस बताया था। बीए थर्ड ईयर पंचम सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर का सिलेबस पीडीएफ के द्वारा समझाया था। इस वीडियो में मैं आप लोगों को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रश्न पत्र से सेकेंड यूनिट शुरू करने जा रहा हूं। लोक प्रशासन के सिद्धांत के अंतर्गत मैंने फर्स्ट यूनिट समाप्त कर दिया है। आज मैं सेकेंड यूनिट शुरू कर रहा हूं। सेकेंड यूनिट में आपके है ऑर्गेनाइजेशन, मीनिंग, डिफिनेशन एंड टाइप एंड प्रिंसिपल एंड थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के सिद्धांत। तो आइए चलते हैं संगठन की तरफ। ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। यह ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन संगठन। हमारा समाज आदिम समय से ही किसी न किसी प्रकार के संगठन में रहता आया है और संगठन के माध्यम से वह अपने लक्ष्यों की पूर्ति करता रहा है। संगठन व्यक्तियों का समूह होता है या व्यक्तियों का समुदाय होता है। जब किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कुछ व्यक्ति मिलकर एक समूह बनाते हैं और समूह के माध्यम से अपनी सारी आवश्यकताएं पूरी करने का प्रयास करते हैं, तब उस समूह को हम संगठन का नाम देते हैं। वर्तमान समय में प्रत्येक देश का औद्योगिकरण हुआ है और औद्योगिकरण के इस युग में आज मनुष्य का अधिकांश जीवन संगठन के रूप में बीत रहा है। वह अपना अधिकांश समय संगठन को दे रहा है। तो जो संगठन होता है, संगठन के माध्यम से लक्ष्य की पूर्ति की जाती है, लक्ष्य की पूर्ति की जाती है और मानव संसाधन का उपयोग किया जाता है। मानव संसाधन, मानव संसाधन का उपयोग किया जाता है। समाज का विकास किया जाता है, विकास पर बल दिया जाता है। उत्पादन प्रक्रिया संपादित की जाती है, उत्पादन प्रक्रिया संपादित की जाती है और समय एवं धन की बचत होती है। यानी कि संगठन बनाने से हमें विभिन्न लाभ होते हैं। संगठन की अपनी उपयोगिता होती है और हम बिना संगठन के नहीं रह सकते हैं। चाहे कोई भी राज्य हो, हर राज्यों में संगठन पाया जाता है, हर राज्यों में संगठन पाया जाता है। तो संगठन के संबंध में दो धारणाएं परिलक्षित होती हैं। पहली धारणा है परंपरावादी धारणा। परंपरावादी धारणा, परंपरावादी धारणा के जो प्रतिपादक हैं, परंपरावादी धारणा के जो प्रतिपादक हैं, उनके अनुसार संगठन एक ऐसी संरचना व्यवस्था है। संगठन क्या है? एक ऐसी संरचना व्यवस्था है जिसके द्वारा निर्धारित उद्देश्य के लिए कार्य को विभाजित, व्यवस्थित, परिभाषित और समन्वित किया जाता है। संगठन का निर्माण विशेष लक्ष्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। संगठन कार्य करने का एक ढांचा है जिनके द्वारा कोई विशिष्ट कार्य संपादित किया जाता है। कार्य के संपूर्ण विस्तार को विभाजित करके परस्पर संबंधों का एक ढांचा तैयार कर लिया जाता है, जिसके फलस्वरूप एक संगठन की स्थापना होती है। जैसे कि देश के या राष्ट्र के या व्यक्तियों के कुछ लक्ष्य होते हैं, व्यक्तियों के कुछ लक्ष्य होते हैं। तो लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सहयोग की आवश्यकता होती है। लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सहयोग की आवश्यकता होती है। किसके सहयोग की आवश्यकता होती है? व्यक्तियों के सहयोग की आवश्यकता होती है। व्यक्ति अकेला कोई कार्य नहीं कर सकता है। व्यक्ति अकेले कार्य नहीं, कुछ ऐसे कार्य हैं कि व्यक्ति अकेला कर ही नहीं सकता है। उसको उस कार्य को करने में विभिन्न लोगों की सहयोग की जरूरत होती है और बिना सहयोग के वह कार्य संपादित नहीं कर सकता है। तो सहयोग की ज़रूरत पड़ती है। सहयोग के लिए व्यक्तियों की आवश्यकता होती है और जब व्यक्तियों की आवश्यकता होती है तो व्यक्तियों को मिलाकर क्या बना लिया जाता है? एक समूह बना लिया जाता है। एक समूह बना लिया जाता है और इन समूहों के जो विभिन्न लोग होते हैं उनमें कार्यों का विभाजन किया जाता है।
कार्य का विभाजन किया जाता है। ऐसा नहीं है कि समूह में जो जितने भी व्यक्ति होते हैं सब एक ही कार्य करते हैं। अलग अलग नेचर के कार्य हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के कार्य हो सकते हैं। तो जब अलग अलग टाइप के कार्य होते हैं तो अलग अलग लोगों को विभाजित कर दिया जाता है कि तुम यह कार्य करोगे, तुम यह कार्य करोगे, तुम यह कार्य करोगे। इस तरह से कार्यों का बंटवारा किया जाता है, व्यवस्थित रूप से कार्यों का बंटवारा किया जाता है। और इसके साथ साथ जितने भी व्यक्ति होते हैं उनमें समन्वय किया जाता है। व्यक्तियों के बीच क्या किया जाता है? समन्वय किया जाता है। समन्वय किया जाता है, उत्तरदायित्व का बंटवारा किया जाता है। विभिन्न प्रकार के कार्य संगठन में देखने को मिलते हैं। तो संगठन का निर्माण कैसे होता है? किसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए हम एक समूह बनाते हैं। हम व्यक्तियों का सहयोग लेने की अपेक्षा करते हैं, और जब व्यक्तियों की सहयोग लेने की अपेक्षा करते हैं तो एक समूह का निर्माण करते हैं। और समूह का जब निर्माण करते हैं तो समूहों में कार्यों का हम बंटवारा करते हैं और उनमें सभी व्यक्तियों के बीच समन्वय की स्थापना करते हैं। सभी व्यक्तियों के बीच समन्वय का स्थापना करते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जैसे हमें कोई फंक्शन करना है तो फंक्शन करने के लिए हम अकेले ही पर्याप्त नहीं हो सकते हैं। हमें कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ती है, कुछ साथियों की ज़रूरत पड़ती है। तो जितने भी 5-6 साथी या 10 साथी हमारे पास होते हैं उन साथियों को हम इकट्ठा कर लेते हैं, और पूरे कार्य का विस्तृत विवरण तैयार कर लेते हैं। और तो यह जो 10 व्यक्ति इकट्ठा होते हैं तो 10 व्यक्तियों का एक समूह हो जाता है जो संगठन बन जाता है। और इन 10 व्यक्तियों में हम कार्यों का बंटवारा कर देते हैं। 10 व्यक्तियों में कार्यों का हम बंटवारा कर देते हैं। सबको अलग अलग कार्य करने होते हैं। साथ ही साथ सभी व्यक्तियों के बीच समन्वय और सामंजस्य स्थापित करते हैं। तो इस तरह से हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। तो यह सारी जो प्रक्रिया होती है यह संगठन की प्रक्रिया होती है। परंपरावादी दृष्टिकोण के अनुसार केवल संगठन को महत्व दिया जाता है और सारे कार्य संगठन के द्वारा ही संपादित किए जाते हैं। लेकिन जो समकालीन दृष्टिकोण है, समकालीन दृष्टिकोण है, इस समकालीन दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तियों को महत्व दिया जाता है। संगठन में किसका महत्व है? व्यक्ति का महत्व है। व्यक्तियों को महत्व दिया जाता है। तो समकालीन दृष्टिकोण में व्यक्ति को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। प्रत्येक संगठन के समस्त विषयों का केंद्र बिंदु होता है। व्यक्ति जो होता है संगठन का केंद्र बिंदु होता है। व्यक्ति केंद्र बिंदु होता है संगठन का, क्योंकि सारे कार्य व्यक्तियों के द्वारा ही किए जाते हैं। सारे कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? व्यक्तियों के द्वारा ही किए जाते हैं। तो संगठन के कार्य संचालन में यह महत्वपूर्ण योग देते हैं। अगर संगठन में व्यक्ति नहीं रहेंगे तो संगठन का अस्तित्व नहीं रहेगा। तो इस तरह से संगठन जो होता है वह व्यक्तियों का समूह होता है जिनके द्वारा कुछ कार्य किए जाते हैं। जैसे कि हम मिल फैक्ट्री देख सकते हैं, कंपनी देख सकते, एक कंपनी का उदाहरण ले सकते हैं। कंपनी यह क्या है? एक प्रकार का संगठन है। कंपनी एक प्रकार का संगठन है। इसमें विभिन्न विभाग होते हैं, जैसे कि R&D विभाग होता है, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट विभाग होता है, प्रोडक्शन विभाग होता है, और इसी तरह से विभिन्न विभाग होते हैं। विभिन्न विभागों का दायित्व विभिन्न लोगों को दिया जाता है। सारे लोगों में आपस में समन्वय और सामंजस्य स्थापित रहता है। इस तरह से कंपनी अपने लक्ष्यों की पूर्ति करती है। तो यह विभिन्न प्रकार के संगठन होते हैं। इसी तरह से सरकारी विभाग में भी संगठन होते हैं, जैसे हम की रक्षा मंत्रालय को देख सकते हैं, लोक निर्माण विभाग को देख सकते हैं, और इसी तरह से स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा विभाग, इंजीनियरिंग विभाग, विभिन्न जो विभाग होते हैं सबका अपना अपना संगठन होता है। अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए संगठन की स्थापना की जाती है। तो इस तरह से जो संगठन होता है वह व्यक्तियों का समूह होता है जिसके द्वारा निश्चित लक्ष्यों की पूर्ति की जाती है। और संगठन के द्वारा हमें विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मिल सकती हैं, जैसे कि हम अपने लक्ष्य की पूर्ति कर सकते हैं और मानव संसाधन का समुचित रूप से उपयोग कर सकते हैं, और अपने देश का, अपने समाज का हम विकास कर सकते हैं। संगठन के माध्यम से उत्पादन प्रक्रिया को बढ़ा सकते हैं, उत्पादन प्रोडक्शन स्किल को हम बढ़ा सकते हैं। हम संगठन के माध्यम से समय और धन की बचत कर सकते हैं। जैसे जब एक अकेला व्यक्ति कार्य करेगा तो उसको काफ़ी समय लगेगा और काफ़ी श्रम करना होगा और धन का भी दुरुपयोग होने की संभावना हो सकती है। तो संगठन के माध्यम से हम समय और धन की बचत कर सकते हैं।
तो संगठन के द्वारा हम किसी भी कार्य को कुशलतापूर्वक संपादित कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि संगठन की परिभाषा दी गई है विभिन्न विद्वानों के द्वारा, उन्होंने किस प्रकार की परिभाषा दी है। आइए हम संगठन की परिभाषा को देखते हैं। मिलवर्ड एक विचारक हैं। मिलवर्ड के अनुसार संगठन अपने आप में कुछ नहीं करता है। जो कुछ भी करते हैं संगठन के अनिवार्य अंग अर्थात कर्मचारी वृंद ही करते हैं। मिलवर्ड कहते हैं कि संगठन अपने आप में कुछ नहीं करता है, जो भी कुछ करते हैं संगठन के अनिवार्य अंग अर्थात कर्मचारी वृंद ही करते हैं। हिंडाल उर्विक के अनुसार उर्विक का कहना है कि संगठन का अर्थ है किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक क्रियाओं का निर्धारण करना, और उन्हें ऐसे वर्ग में क्रमबद्ध करना जो विभिन्न व्यक्तियों को सौंपे जाएं। फिफनर का कहना है कि संगठन का आशय व्यक्ति के बीच तथा वर्ग के बीच उन संबंधों की स्थापना से है जो इस प्रकार आयोजित किए जाएं कि व्यवस्थित श्रम विभाजन किया जा सके। यानी कि व्यक्ति के बीच और वर्ग के बीच इस प्रकार के संबंध स्थापित किए जाएं कि उनमें श्रम विभाजन बना रहे। इसी तरह से मूने का कहना है कि सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानव सहयोग का नाम ही संगठन है। एफएम मार्क्स का कहना है कि संगठन उस ढांचे की ओर संकेत करता है जो मुख्य कार्यपालिका तथा सरकार के उसके अधीनस्थों को सौंपे गए कार्यों को संपन्न कराने के लिए विकसित किए जाते हैं। यानी कि सरकार के द्वारा किया जाता है और कार्यपालिका और सरकार के द्वारा किया जाता है। कार्यपालिका और सरकार अपने अधीनस्थों को ऐसे कार्यों को सौंपती है और उसके अधीनस्थ ही कार्य करते हैं। लूथर गुलिक का कहना है कि संगठन सत्ता का औपचारिक ढांचा है जिसके द्वारा किसी निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्यों को विभाजित और निर्धारित किया जाता है तथा उनमें समन्वय स्थापित किया जाता है। जे विलियम सुल्ज कहते हैं कि किसी वांछित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक मनुष्यों, पदार्थों, उपकरणों, सामग्री, कार्यस्थल तथा अन्य वस्तुओं का ऐसा सम्मिश्रण संगठन कहलाता है जिसमें इन तत्वों को व्यवस्थित तथा प्रभावशाली ढंग से समन्वित किया जाता है। यानी कि विभिन्न जो तत्व होते हैं उनको जब व्यवस्थित तरीके से समन्वित किया जाता है तो वही कार्य जो होते हैं संगठन कहलाते हैं। अर्थात मनुष्यों का, पदार्थों का, उपकरणों का, सामग्री का, कार्यस्थल का तथा अन्य वस्तुओं को हम एक में मिलाकर हम व्यवस्थित समायोजन करते हैं और प्रभावशाली ढंग से उसका समन्वयीकरण करते हैं, तो वह क्रिया जो होती है संगठन कहलाती है। जे.एम. गॉस कहते हैं, जे.एम. गॉस का कहना है कि संगठन कर्मचारियों की वह व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक विभिन्न प्रकार के कार्य एवं उत्तरदायित्व समर्पित करते हुए निश्चित योजना को सुचारू रूप से पूर्ण किया जाता है। हर्बर्ट ए साइमन का कहना है
साइमन का कहना है कि संगठन परस्पर व्यवहार करने वाले लोगों के वर्ग का ही नाम है। संगठन परस्पर व्यवहार करने वाले लोगों के वर्ग का ही नाम संगठन है। तो इस तरह से हम विभिन्न विचारकों की परिभाषा देख सकते हैं, मिलवर्ड की, उर्वेक की, फिफनर की, मूने की, मास की, लूथर गुलिक, जे विलियम सुल्ज, जे एम गॉस और साइमन की विभिन्न विचारकों की परिभाषा हम देख सकते हैं। तो सबका एक ही निष्कर्ष निकलता है कि संगठन व्यक्तियों का समूह है जिसके माध्यम से निश्चित कार्य किए जाते हैं। जैसे कि रक्षा मंत्रालय को ले लें, यह भी एक संगठन है। इसका कार्य क्या होता है? रक्षा करना होता है। जैसे इसी तरह से हम लोक निर्माण विभाग को ले लें, लोक निर्माण विभाग भी क्या है? एक प्रकार का संगठन है। इसमें भी विभिन्न संगठन होते हैं। तो ये भी निश्चित कार्य को करता है, ये बिल्डिंग बनाता है, सड़क बनाता है, इत्यादि विभिन्न कार्य करता है। तो किसी वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संसाधनों का समुचित उपयोग करना ही संगठन है। चाहे वह व्यक्ति हो, चाहे पदार्थ हो, चाहे वस्तु हो, चाहे कार्यस्थल हो या किसी प्रकार के नियम हो, सबका समन्वय करना, समायोजन करना ही संगठन है। इस तरह से संगठन की दो बुनियादी शर्तें होती हैं। पहला होता है कि संगठन की इसमें क्या किया जाता है? कार्य किया जाता है। संगठन में क्या किया जाता है? कार्य किया जाता है। पहला क्या होता है? इसमें कार्य किया जाता है। यानी कि संगठन शब्द में दो बुनियादी बातें अंतर्निहित हैं। पहला, किसी कार्य का किया जाना, इसमें हम कार्य करते हैं, वर्क करते हैं, इसमें वर्क किया जाता है। दूसरा, कार्य को पूरा करने में एक मानव समूह लगा हो तथा उसका कार्य विभाजन हो। यानी कि कार्य किसके द्वारा किया जाता है? कार्य मानव समूह लगा हो और मानव समूह में कार्य विभाजन किया जाए। तो ये संगठन में ये सारी बातें निहित होती हैं। इसी प्रक्रिया को हम संगठन कहते हैं। संगठन का कार्य है कि वह उन लोगों के साधनों तथा अवसरों की संख्या में अभिवृद्धि करे, साधनों और अवसरों की संख्या में अभिवृद्धि करे जिनके लिए उसकी स्थापना की गई है या जिनके लिए उसकी स्थापना हुई है। किसी भी संगठन को परिवर्तनशील और संशोधनशील होना चाहिए, अन्यथा उसका विकास नहीं होता है। यानी कि जो हम संगठन बनाते हैं या सरकार के द्वारा संगठन बनाया जाता है, उस संगठन का नित्य समय समय पर संशोधन होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। यदि उसमें ऐसा नहीं होता है, संगठन में इस प्रकार की गतिविधियाँ नहीं पाई जाती हैं, तो वो उस संगठन का विकास रुक जाता है। इसीलिए ग्लैडन ने कहा है, ग्लैडन ने लिखा है कि कोई भी संगठन जिसका परिवर्तन रुक गया है, कोई भी संगठन जिसका परिवर्तन रुक गया है वह मृत प्राय है। कोई भी संगठन जिसका परिवर्तन रुक गया है वह मृत प्राय है। आइए देखते हैं संगठन की प्रकृति। आइए अब देखते हैं संगठन की प्रकृति। संगठन की प्रकृति कैसी होती है, यानी कि नेचर कैसा होता है। पहली प्रकृति है संगठन की उद्देश्यपूर्ण प्रकृति। आइए देखते हैं उद्देश्यपूर्ण प्रकृति। उद्देश्यपूर्ण प्रकृति का तात्पर्य होता है कि संगठन की स्थापना विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाती है। संगठन की स्थापना किस लिए की जाती है? किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए की जाती है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जब हमें लक्ष्य की प्राप्ति करनी होती है तब हम संगठन की स्थापना करते हैं। जैसे सामाजिक विकास के लिए समाज कल्याण मंत्रालय की स्थापना की जाती है। शिक्षा का प्रचार और प्रसार करने के लिए, शिक्षा का अलख जगाने के लिए, ये हमारा उद्देश्य क्या है? सरकार का उद्देश्य क्या है? सबको शिक्षित करना, सबको जागरूक करना। तो इसमें शिक्षा विभाग की स्थापना की जाती है, शिक्षा मंत्रालय की स्थापना की जाती है। इसी तरह से सरकार अपने विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समय समय पर संगठन की स्थापना करती है। तो संगठन की प्रकृति क्या होती है? उद्देश्य। संगठन में उद्देश्य निहित होता है। दूसरा, परिवर्तनशील प्रकृति। संगठन की प्रकृति जो होती है वह परिवर्तनशील होती है, समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। विभिन्न प्रकार की, जब समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लोगों की आवश्यकताएं बदलती हैं, तो समय परिस्थितियों के अनुसार संगठन की प्रकृति बदलती रहती है। हम देखते हैं कि जो संगठन सरकार के द्वारा विभिन्न संगठन की स्थापना की गई है, कुछ संगठनों का विलय कर दिया जाता है, यानी कि दो या दो से अधिक संगठनों का आपस में विलय कर दिया जाता है, क्योंकि उनकी प्रासंगिकता समाप्त हो जाती है, उनकी आवश्यकता समाप्त हो जाती है, उनके उद्देश्य समाप्त हो जाते हैं। तो इस आधार पर विभिन्न संगठनों को मिलाकर एक संगठन का रूप दे दिया जाता है। तो संगठन में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। जैसा कि ग्लैडन ने कहा है कि कोई भी संगठन जिसका परिवर्तन रुक गया है मृत प्राय है। यानी कि संगठन में हमेशा परिवर्तन होना चाहिए, संगठन में हमेशा परिवर्तन होना चाहिए। इसी तरह से संगठन की जो प्रकृति होती है विकासशील प्रकृति होती है। संगठन की प्रकृति जो होती है वह विकासशील होती है।
परिस्थितियों के परिवर्तन के अनुसार संगठन में भी परिवर्तन होता रहता है। जब परिस्थितियां बदलती हैं, आवश्यकताएं बदलती हैं, संसाधन में विकास होता है, तकनीकी बढ़ती है, तो संगठन में भी विकास होता रहता है, संगठन में भी परिवर्तन होता रहता है और परिवर्धन होता रहता है और संगठन का विकास सतत होता रहता है। संगठन का विकास सतत होता रहता है, यानी कि जैसे जैसे समाज बढ़ता जाता है वैसे वैसे संगठन भी विकसित होता जाता है। यानी कि संगठन का भी विकास होता है समय के साथ, परिस्थितियों के अनुसार संगठन का भी विकास होता रहता है। मानवीय एवं यांत्रिक प्रकृति जो संगठन की मानवीय प्रकृति है उसके अनुसार संगठन बनाते समय व्यक्तियों, मानवीय परिस्थितियों और अनौपचारिक सामूहिक कार्य संचालन पर अत्यधिक बल दिया जाना चाहिए। यानी कि जब संगठन बनाया जाता है तो मनुष्यों के ऊपर हमें अधिक बल देना चाहिए, यानी कि मानवीय परिस्थितियों और अनौपचारिक सामूहिक कार्यों पर हमें अधिक बल देना चाहिए। इसके द्वारा हम संगठन के उद्देश्यों की प्राप्त कर सकते हैं, अधिक से अधिक उत्पादन कर सकते हैं, अधिक से अधिक कार्यकुशलता ला सकते हैं। जबकि यांत्रिक धारणा जो होती है वह संगठन का एक औपचारिक डिजाइन है जिसे विशेषज्ञों के द्वारा बनाया जाता है। यानी कि जो यांत्रिक धारणा है यह संगठन की एक औपचारिक फॉर्मल डिजाइन है, फॉर्मल डिजाइन है जो विशेषज्ञों के द्वारा तैयार किया जाता है। कार्यरूप भी विशेषज्ञों के द्वारा तैयार किए जाते हैं। इसकी संरचना, स्ट्रक्चर भी विशेषज्ञों के द्वारा तैयार किया जाता है। इसमें मानवीय पक्षों पर बल नहीं दिया जाता है, केवल उत्पादन पक्षों पर बल दिया जाता है, कार्यकुशलता पर बल दिया जाता है, लक्ष्यों की पूर्ति पर बल दिया जाता है, चाहे उसको किसी भी प्रकार से संपादित किया जाए। तो संगठन का यांत्रिक दृष्टिकोण है, यह संगठन को एक मशीन मानता है। जिस तरह से मशीन स्वचालित होती है वैसे संगठन भी स्वचालित होता है। यानी कि जिस प्रकार से मशीन की कोई इच्छा नहीं होती है, वह चालक के अनुसार संचालित होती रहती है, उसी प्रकार संगठन की कोई इच्छा नहीं होती है, वह संगठनकर्ता के अनुसार चलाया जाता है। जो संगठनकर्ता होता है उसी के अनुसार चलाया जाता है और उसे औपचारिक संगठन तथा अनौपचारिक संगठन दृष्टिकोण भी कहा जाता है। यानी कि इस मानवीय और यांत्रिक प्रकृति को हम औपचारिक और अनौपचारिक दृष्टिकोण भी कहते हैं। संगठन के औपचारिक और अनौपचारिक दृष्टिकोण भी कहते हैं। अब हम चलते हैं संगठन के आधार पर। संगठन के आधार क्या है, यानी कि किस बेस पे हम संगठन का निर्माण करते हैं, यानी कि संगठन का निर्माण करने में कौन कौन सी परिस्थितियां सहायक होती हैं जिससे कि प्रेरित होकर हम संगठन का निर्माण करते हैं। यानी कि संगठन निर्माण के लिए हमें कुछ प्रेरणा मिलती है, बाह्य परिस्थितियों से, बाह्य वातावरण से हमें कुछ प्रेरणा प्राप्त होती है और कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं, कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जिनके आधार पर हम संगठन बनाने के लिए विवश होते हैं। तो कौन से बेस हैं, कौन से आधार हैं कि उस आधार पर संगठन बनाए जाते हैं। लूथर गुलिक ने संगठन के 4 आधारों का उल्लेख किया है। लूथर गुलिक का कहना है कि संगठन का निर्माण 4 आधारों पर किया जाता है। उसको हम 4P कहते हैं। 4P यानी कि पर्पज के आधार पर, प्रोसेस के आधार पर, पर्सन के आधार पर और प्लेस के आधार पर, इसको हम 4P कहते हैं। देख रहे हैं चारों टॉपिक में आया है P, यानी कि 4P कहते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि 4P किसने दिया है, लूथर गुलिक के द्वारा दिया गया है। 4P का मतलब क्या होता है, पहला P का मतलब होता है पर्पज, कार्य या उद्देश्य, दूसरा है प्रोसेस, प्रक्रिया, तीसरा है व्यक्ति, पर्सन्स, चौथा है प्लेस, स्थान। इन आधारों पर संगठन का निर्माण किया जाता है, कार्य और उद्देश्य के आधार पे, यानी पर्पज के आधार पे। इससे तात्पर्य होता है कि इससे तात्पर्य उस प्रमुख लक्ष्य से होता है जिसे प्राप्त करने के लिए प्रयास किया जाता है अथवा उन सेवाओं से है जिनको प्राप्त करना है। यानी कि हम संगठन का निर्माण किस आधार पर करते हैं, किसी उद्देश्य के आधार पर करते हैं। विभिन्न संगठनों का विभाजन कार्यों का आधार, विभिन्न जो संगठन होते हैं उनका विभाजन भी कार्यों के आधार पर ही किया जाता है, उद्देश्यों के आधार पर ही किया जाता है। जैसे कि शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए वगैरह, लोगों को शिक्षित करने के लिए हम शिक्षा विभाग की स्थापना करते हैं। यानी कि हमारा जो उद्देश्य क्या है, लोगों को जागरूक करना, लोगों को शिक्षित करना। इसी तरह से सड़क निर्माण करने के लिए हम PWD विभाग की स्थापना करते हैं, यानी कि लोक निर्माण विभाग की स्थापना करते हैं। और इसी तरह से
लोगों को चिकित्सीय सेवाएं देने के लिए चिकित्सा विभाग की स्थापना की जाती है। तो इस तरह से विभिन्न सेवाओं देने के लिए संगठन की स्थापना की जाती है, यानी कि विभिन्न कार्य को करने के लिए या विभिन्न उद्देश्यों के आधार पर हम संगठन की स्थापना करते हैं। दूसरा है प्रक्रिया के आधार पर। प्रक्रिया के आधार पर भी संगठन की स्थापना होती है। प्रक्रिया का मतलब होता है कुछ तकनीकी योग्यता होती है, लोगों के बीच तकनीकी दक्षता होती है या विशेष योग्यता होती है, जो कुछ स्पेशल होते हैं, यानी कुछ स्पेशल गुणों के आधार पर हम संगठन की स्थापना करते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि चिकित्सा विभाग देख सकते हैं। चिकित्सा विभाग में कुछ स्पेशल डिग्री धारक होते हैं, सभी एमबीबीएस होते हैं, एमडी होते हैं, यानी कि विशेष योग्यता होती है, उसमें कुछ तकनीकी योग्यता होती है, कुछ विशेष योग्यता होती है। तो हम उस आधार पर संगठन का निर्माण करते हैं। इसी तरह से हम इंजीनियर के ग्रुप को देख सकते हैं, जो इंजीनियर होते हैं, जो यांत्रिक अभियंता होते हैं। अभियंताओं का विशेष समूह होता है और इसलिए उनके विशेष योग्यता, तकनीकी कुशलता के आधार पर हम इंजीनियरिंग विभाग की स्थापना करते हैं। तो जब इस प्रकार के संगठनों की स्थापना की जाती है तो यह प्रक्रियागत संगठन कहा जाता है, जैसे चिकित्सा विभाग, इंजीनियरिंग विभाग इत्यादि। यह प्रक्रियागत यानी कि एक विशेष प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया का मतलब उसमें विशेष तकनीकी योग्यता होती है, विशेष दक्षता होती है, और वह विशेषज्ञ होते हैं, वह अपने क्षेत्र के काफ़ी विशेषज्ञ होते हैं। तो उन जितने भी विशेषज्ञ होते हैं उनको मिलाकर एक समूह बना दिया जाता है, एक संगठन बना दिया जाता है, जो स्पेशल कार्य करते हैं। जैसे डॉक्टर का वर्ग चिकित्सा करता है, इंजीनियर का वर्ग जो होता है वह इंजीनियरिंग का काम करता है। तो इस आधार पर संगठन का निर्माण किया जाता है। परंतु प्रक्रियागत संगठन की संख्या कम होती है। जैसे लूथर गुलिक का कहना है कि इस प्रकार के संगठनों में एक सी योग्यता अथवा तकनीकी को काम में लाने वाले या एक ही व्यवसाय के सदस्यों को संयुक्त कर एक विभाग बना दिया जाता है, यानी कि एक सी योग्यता वाले लोगों का यह विभाग बना दिया जाता, यानी कि एक सी योग्यता वाले, एक सी तकनीकी कुशलता वाले व्यक्तियों को मिलाकर एक विभाग बना दिया जाता है। किंतु गौड़ योग्यताओं जैसे टाइपिंग आदि के आधार पर विभाग नहीं बनाया जा सकता है, यानी कि टाइपिंग करने वाले जो होते हैं वह भी, उनके अंदर भी तकनीकी योग्यता होती है, लेकिन उनके लिए अलग विभाग की स्थापना नहीं की जाती है, वह हर विभाग से संबद्ध होते हैं। तो लूथर गुलिक कहते हैं कि जो प्रक्रियागत संगठन होती हैं उनकी संख्या कम होती है, क्योंकि हम केवल इंजीनियरिंग विभाग की स्थापना नहीं कर सकते हैं, यानी कि हम अगर कह दें कि समस्त इंजीनियरों को मिलाकर एक विभाग की स्थापना कर दी जाए, तो जो अन्य विभाग होते हैं जैसे कि रेल विभाग होता है, डाक विभाग होता है, पीडब्ल्यू लोक निर्माण विभाग होता है वगैरह, विभिन्न विभाग जो होते हैं, तो वह इंजीनियर की सेवा लेने के लिए उन्हें काफ़ी विलम्ब का सामना करना पड़ेगा। जैसे रेल विभाग में कोई भी इंजीनियर न हो, अलग से इंजीनियर विभाग की स्थापना की गई है, तो कोई कार्य कराने के लिए उनसे अनुमोदन लेना होगा, तो जब वह आएंगे तब कार्य संपादित करेंगे। इस तरह से काफ़ी विलम्ब का सामना करना पड़ता है। यानी कहने का आशय यह है कि अलग से इंजीनियरिंग विभाग की जब स्थापना कर दी जाती है तो उससे कार्य लेने के लिए किसी भी विभाग को काफ़ी विलम्ब का सामना करना पड़ता है। अतः हम देखते हैं कि चाहे वह रेल विभाग हो, चाहे डाक या तार विभाग हो, या पीडब्ल्यूडी विभाग हो, या पीडब्ल्यूडी विभाग हो, सब में एक इंजीनियरिंग शाखा होती है। रेलवे विभाग की अपनी अलग से इंजीनियरिंग शाखा होती है, रेलवे विभाग की अलग से चिकित्सालय होता है। इसी तरह से पीडब्ल्यूडी में भी इंजीनियर होते हैं, यानी कि विभिन्न इंजीनियरों को इसमें संबद्ध कर दिया जाता है। सबकी अपनी अलग अलग शाखाएं हो जाती हैं जो कि विशेष कार्य को संपादित करती हैं। यानी कि हर विभागों में हम देख सकते हैं कि हर विभागों में सभी प्रकार के विशेषज्ञ पाए जाते हैं। तो प्रक्रिया के आधार पर संगठन की स्थापना काफ़ी कम पाई जाती है। अब हम देखते हैं व्यक्ति के आधार पर। संगठन की स्थापना हम व्यक्ति के आधार पर भी करते हैं। व्यक्ति के आधार पर, पर्सन के आधार पर किया जाता है। जैसे कि व्यक्ति के आधार पर संगठन की स्थापना कैसे की जाती है, जिन व्यक्तियों की सेवाओं की जाती है उन सेवाओं के आधार पर संगठन की स्थापना की जाती है। यह व्यक्ति की जो सेवा होती है, यही सेवा आगे चलकर
संगठन के निर्माण का आधार बन जाती है। जैसे कि हम शरणार्थियों के लिए हम पुनर्वास मंत्रालय की स्थापना करते हैं। शरणार्थियों के लिए पुनर्वास मंत्रालय की स्थापना की जाती है। इसी तरह से पिछड़े वर्ग के लिए पिछड़ा आयोग की स्थापना की जाती है। पिछड़ा आयोग की स्थापना की गई है। SC/ST के लिए अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई है। महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए महिला आयोग की स्थापना की गई है। तो ये व्यक्तियों के सेवाओं के आधार पर इन संगठनों की स्थापना की गई है, व्यक्तियों को सेवा देने के लिए। जैसे महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला आयोग की स्थापना कर दी गई है। शरणार्थियों को सेवा देने के लिए पुनर्वास मंत्रालय की स्थापना कर दी गई है। इसी तरह से अनुसूचित जातियों के लिए अनुसूचित आयोग की स्थापना की गई है। अल्पसंख्यकों के लिए अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की गई है। तो ये व्यक्ति के आधार पर की गई है, यह व्यक्ति के आधार पर की गई है, व्यक्तियों को सेवा देने के लिए की गई है। अब हम देखते हैं चौथा, स्थान के आधार पर संगठन का जो निर्माण किया जाता है या संगठन की जो स्थापना की जाती है, यह विशेष स्थान और परिस्थितियों के अनुसार भी किया जाता है। विशेष स्थान और परिस्थितियों के अनुसार भी संगठन का निर्माण किया जाता है और स्थान भी संगठन का आधार बन जाता है। और इस प्रकार के संगठन की स्थापना भौगोलिक आधार पर की जाती है, क्षेत्रीय आधार पर की जाती है। जैसे विदेश विभाग को हम देख सकते हैं, विदेश विभाग की स्थापना जो होती है वह क्षेत्रीय आधार, वह भौगोलिक आधार पर की गई है, क्षेत्रीय आधार पर की गई है। हम विभिन्न जो कंट्री हैं, विभिन्न कंट्री को मिलाकर विदेश विभाग की स्थापना की गई है। और यह इस विदेश विभाग का कार्य होता है विदेशों से संबंध निर्धारित करना, विदेशों से कूटनीतिक संबंध स्थापित करना इत्यादि, विदेशों से संधियां करना, समझौते करना इत्यादि सारे जो कार्य होते हैं विदेश विभाग के द्वारा किए जाते हैं। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि भारतीय सेना में भी विभिन्न विभाग होते हैं। सेना में विभिन्न विभाग होते हैं, इनके क्षेत्रीय कार्यालय होते हैं। जैसे कि पश्चिमी जोन हो गया, पूर्वी जोन हो गया, उत्तरी जोन हो गया और दक्षिणी जोन हो गया। इस सेना में विभिन्न क्षेत्र, सेना में भी क्षेत्र के आधार पर स्थापना की जाती है। इसी तरह से कुछ ऐसे विशेष संगठन होते हैं जिनकी स्थापना तो की जाती है लेकिन सुविधा की दृष्टि से उनको क्षेत्रीय जोन में बांट दिया जाता है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि जैसे कि हीराकुंड बांध परियोजना, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना, ये सब क्या है? ये सब संगठन के आधार है, क्षेत्रीय आधार पर की गई है। पंजाब के लिए भाखड़ा नांगल बांध की स्थापना की गई है, हीराकुंड बांध की स्थापना की गई है, हीराकुंड बांध परियोजना की स्थापना की गई है। तो इस प्रकार के जो संगठन है ये क्षेत्रीय संगठन होते हैं। तो क्षेत्रीय आधार पर या स्थान के आधार पर भी हम संगठन का निर्माण करते हैं और यह संगठन उस स्थानों पर कार्य करते रहते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको संगठन का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति और आधार बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको संगठन के सिद्धांत बताऊंगा, यानी कि थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें है वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत, मानव संबंध सिद्धांत, नौकरशाही सिद्धांत और पारिस्थितिकी सिद्धांत। ये विभिन्न सिद्धांत हैं। तो क्रम से मैं एक एक करके आपको ये विभिन्न सिद्धांत बताता जाऊंगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।